Please take your seat. Thanks. अमरनाथ, आप अपने बारे में कुछ बताइए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जा सके। मैं बिहार स्टेट के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने मगध यूनिवर्सिटी से वर्ष 2014 ईस्वी में BCA किया है। मेरा ऑप्शनल हिंदी भाषा एवं साहित्य है। मेरी हॉबी डायरी लिखा है। तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हॉबी डायरी लेखन है, तो मेरा एक सवाल है कि क्योंकि आप बिहार से हैं तो हिंदी साहित्य के विकास में इसके जो क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य उनका क्या योगदान है? हिंदी साहित्य के विकास में पहले जो क्षेत्रीय साहित्य विकसित होते हैं, धीरे धीरे होकर फिर नेशनल पे आते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है। जैसे विद्यापति जी का मैथिली साहित्य, उसी के माध्यम से फिर आगे विकसित हुए अन्य साहित्य के धाराएँ। तो आपको अगर बिहार में जो विद्यापति की बात की आपने, भिखारी ठाकुर की हम बात करेंगे, तो ये जो स्थानीय साहित्य है उनका क्या विशेषताएं हैं? वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं पहली बात तो, और स्थानीय उनमें जो संवेदना के सब जो मुद्दे होते हैं स्थानीय स्तर के होते हैं, और कुछ में नेशनल इशू भी शामिल होते हैं। तो यही सब विशेषताएं हैं। भिखारी ठाकुर का जो साहित्य है जी, उसमें क्या विशेषताएं आप देखते हैं? वो पहली बार तो भोजपुरी में लिखते हैं, और उसमें स्थानीय स्तर के कल्चर दिखाई देते हैं। जैसे स्थानीय में क्या दिखाई देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ। कोई उदाहरण लेकर बताना चाहें? कोई उदाहरण लेकर के बताना चाहते हैं आप? सर उदाहरण तो ध्यान नहीं आया। लौंडा का आखिरी नाच जी पढ़ाया आपने? भिखारी ठाकुर जी नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। मतलब सिलेबस में जो रहेगा वो पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, चारों का नाम बताएंगे? जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदपंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चारों कहाँ से बिलोंग करते थे? चारों कहाँ पर रहने वाले थे? सॉरी सर, कहाँ से ये? अच्छा, और जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान है हिंदी साहित्य में? जयशंकर प्रसाद जी का सभी कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कवि भी हैं और नाटककार भी हैं। कोई उनकी रचना जो आपको पसंद आई हो, आपके सिलेबस में हो और आपको पसंद आई हो? जयशंकर प्रसाद जी का कमायनी काफ़ी अच्छा है। कमायनी जी, क्या कमायनी में क्या विशेषता है? कमायनी मानव मन के विकास और मानव के विकास को दर्शाता है। कमायनी का अर्थ क्या होता है? सॉरी सर। आपने कहा कि आपके आइडियल पर्सन महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी ने बिहार में जो अपना योगदान दिया है, बिहार में जो अपना समय व्यतीत किया है, उसके बारे में जरा बताइए। वो 1917 ईस्वी में पाटलिपुत्रा स्टेशन से चंपारण गए थे और किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किए थे, और कई सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। वहाँ पे एक आश्रम भी स्थापित किए थे और आंदोलन सफल रहा था। और कुछ बताना चाहेंगे? और यहीं से एक राष्ट्रीय नेतृत्व का उभार हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय नेतृत्व करता गांधी जी के रूप में। आप बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार का एक सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो अभी चर्चा में है, बता सकते हैं क्या? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है क्या पर? सबसे बड़ा पूरे बिहार का? राजगीर में 70 फीट का, राजगीर में।
जो अभी चर्चा में है, अभी पिछले दिनों में 2-4 दिनों के अंदर चर्चा में था। एक तो बनाया जा रहा है लेटे हुए अवस्था में गया में। स्तूप बनाया थोड़ी जा रहा है, स्तूप तो पहले से है। सॉरी आपने अपनी हॉबी में लिखा है रीडिंग शॉर्ट स्टोरी, जी। रीडिंग ब्लॉग्स ऑफ ओटीटी। तो ओटीटी क्या होता है ये बताइए जरा सा। जी, इसका फुल फॉर्म ओवर द टॉप है, और जो परंपरागत जो सिनेमा रिलीज के तरीके थे उससे हटकर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन इसे जारी किया जाता है, मूवी या वेब सीरीज। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर हम जो हमारा ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, थिएटर है, ठीक है ना, या टेलीविज़न है, तो थिएटर, टेलीविज़न और ओटीटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये तो सिनेमा हॉल में रिलीज की जाती हैं, और ये फ़ोन के माध्यम से छोटे छोटे क्षेत्रों तक पहुंचना होते थे। अच्छा। और ग्रेजुएशन आपने 2014 में कर लिया था, तो 2014 के बाद से आप क्या कर रहे हैं? मैंने वैसे 2014 से तैयारी शुरू की थी, अच्छा। पर कुछ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में लगभग 3 साल तक मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। 2017 से मैं गंभीर रूप से इसमें लगा हूँ। तो बीसीए किया है आपने? जी। तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानता हूँ। बताइए। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके स्पिन का प्रयोग किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर। ये जो अभी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जी। और क्वांटम जो कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी इलेक्ट्रॉन प्रवाह का प्रयोग किया जाता है, और क्वांटम में उसके स्पिन का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का। क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? पढ़ा है सर, सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो अभी आपने बीसीए किया है, तो एक चीज बताइए कि जो बीसीए की डिग्री है, जी। इसको प्रशासन में जब आप जाएंगे तो कैसे प्रयोग में लाएंगे? योजनाओं के क्रियान्वयन में कंप्यूटर साइंस का बहुत प्रयोग है, जैसे डीबीटी में वास्तविक लाभार्थी को की पहचान में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो होस्ट लाभार्थी हैं उनको हटाने में, पारदर्शिता लाने में, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में, और निगरानी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आधार संरचना का विकास हो रहा है तो वहाँ पे निगरानी। इसी रेस्पेक्ट में आईटी एक्ट 2000 है, 2000 पढ़ा आपने आईटी एक्ट? जी, पढ़ा तो है पर पूरा रिकॉल नहीं करूँगा। नहीं, अभी हाल में ये चर्चा में भी है और आज भी चर्चा में है। उसका एक आईटी एक्ट की धारा है 66A, 66A। जी। उसको लेकर के हाल में चर्चा में रहा है, कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अभी कुछ कहा है। जी। तो ये 66A क्या है और क्यों चर्चा में था? इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो आलोचना की जाती है वो पहले ऑफेंसिव था, उसे वर्ष 2015 ईस्वी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, किंतु तब से भी केस लिए जा रहे हैं। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में चीज़ों को हटा दिया था, जी, तो फिर क्यों केस चलाए जा रहे थे? कि वो ज़मीनी स्तर पे वो बात पहुंच नहीं पाती है जो है, और उन्हें जानकारी नहीं होती और वो केस लेते रहते हैं। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए? जी, माना जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के माना। जी, माना जाना चाहिए। अच्छा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। ये शराबबंदी बिहार में वैसे तो कानूनी तौर पर लागू है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आप देखते हैं कि शराबबंदी जो है वो नहीं दिखाई देती है। तो अगर आप बिहार में, जैसा कि आपने दिया है कि आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, तो जाने के बाद शराबबंदी को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? कैसे शराबबंदी को अपने क्षेत्र में रोकेंगे? वैसे तो शराबबंदी कानून लागू किया गया था वर्ष 2016 ईस्वी में, और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खामियां हैं। तो बेसिकली यहाँ दूसरे राज्यों से शराब आते हैं, तो मैं चेक पोस्ट के माध्यम से
उसका निगरानी सुदृढ़ करूँगा, और जब पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करूँगा, ताकि एक लेसन जाए लोग कि गलत है। अच्छा, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये आप क्या विचार रखते हैं? बिहार राज्य जैसे में होनी चाहिए। नहीं, बिहार राज्य में क्या एक सामान्य तौर पर, बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक समझदार पढ़े लिखे आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है, बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी, मेरे ओपिनियन में होनी चाहिए। क्यों, क्या उससे फायदे हैं? इससे कई सामाजिक लाभ निकल के आए हैं। WHO भी कई रिपोर्ट दिए हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा होते थे कम हुए हैं, और फिर सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है, और जो शराब में पैसे बर्बाद की जाती थी उससे कई अच्छी वस्तुएं जो सकारात्मक प्रभाव है, सेवाएं, उससे परचेज की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार की संस्कृति को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? और सपोज दैट कि शादी हो गई आपकी? जी नहीं। भी नहीं हुई, ठीक है। बिहार से आप हैं और एक आपके किसी घरेलू मेंबर को अपराधी उठा ले जाते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि जब उनका कोई एक तरह से गैर कानूनी काम है वो आप कर देंगे, आप SDM हैं अपने क्षेत्र में, तब वो आपके परिवार वालों को छोड़ेंगे, तो क्या आप करेंगे? आपके किसी परिवार को उन्होंने उठा लिया है और वो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मेरा वो काम जब कर देंगे तभी हम आपके परिवार के सदस्य को छोड़ देंगे, तो मार डालेंगे, और आप SDM हैं उस क्षेत्र में, कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले अपने परिवार वालों को मैं ट्रेस करने का प्रयास करूँगा। नहीं, वो तो बता रहे हैं हमारे पास किडनैप है, हमारे पास पड़े हुए हैं, सुरक्षित हैं, तब तक जब तक आप उनका काम कर दें तो आपको पहुंचा देंगे, नहीं करेंगे तो फिर आगे समझते हैं। सर, मैं अपने परिवार वालों को बचाने का प्रयास करूँगा, किंतु फिर भी मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। बचाने का प्रयास करेंगे? नहीं तो मैं अपना कैसे बचाने का प्रयास नहीं, बचाने का प्रयास करेंगे जी, तो कैसे बचा पाएंगे? मैं उन्हें ट्रेस करूँगा, ढूंढने का प्रयास करूँगा जो अपने। और उन्होंने धमकी दी कि नहीं, हम आपके परिवार, अगर कुछ भी आपने कुछ किया हमारे खिलाफ या हमको खोजने की कोशिश की तो आपके परिवार वालों को मार डालेंगे, तब ये तो आपके लिए फिर रिस्की हो जाएगा। जो नज़दीकी जो हम लोग के गुप्तचर होते हैं, तो उनसे पता करके मैं अंडरग्राउंड रूप से ये काम करूँगा, बता के नहीं करूँगा कि मैं अंडरग्राउंड रूप से मैं करूँगा और अपने परिवार को बचाने का प्रयास करूँगा, लेकिन किंतु मैं संविधान के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। आपने कहा संविधान के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, संविधान किसको कहते हैं बताएंगे? संविधान एक दस्तावेज है जिसमें विधि रहते हैं कि शासन हमारा कैसे चलेगा, उसमें शासन का स्वरूप, हमारा उद्देश्य, ये सब रहते हैं। जी सर। ये OTT प्लेटफॉर्म आजकल न्यूज़ में है जी, तो इस पे इसको नियंत्रित करने के लिए भारत में कब प्रयास किया विगत 2-3 वर्षों में? नियंत्रित करने के लिए इसी साल प्रयास हुए। और दूसरा एक प्रश्न ये है कि क्या डिजिटल मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है या सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की वजह? मेरा मानना है कि अगर सेल्फ रेगुलेशन वो लोग कर पाते हैं और जो अच्छाई के लिए हो, मतलब सरकार के विधि के अनुसार हो और जनता में समन्वय बना रहे, तो सेल्फ रेगुलेशन करेंगे तो अच्छा है। और एक और आजकल न्यूज़ चर्चा में है कि ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जी, उत्तर प्रदेश ने हाल फिलहाल कानून उस पर बनाया, तो इसके बारे में विचार ये है कि
क्या प्रलोभन और दंड की नीति जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर है, कि क्या कोई उसका और भी विकल्प है? भारत की पृष्ठभूमि के अनुसार प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जो एक बच्चे तुमको कर में छूट कुछ अन्य प्रोत्साहन देंगे तो अन्य लोग इससे प्रोत्साहित होंगे कि कम बच्चा करने से बहुत फायदे हैं। किंतु अभी की स्थिति में जिस तरह से कई रिपोर्ट आए हैं कि जनसंख्या स्थिर होने के करीब है और अनुमान से 15 वर्ष पहले ही हो जाने के ऐसा अनुमानित है, तो दंड का प्रावधान मुझे सही नहीं लगता। महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विकास अगर होगा तो खुद वो समझेंगे कि मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो वो खुद समझते हैं कि मैं सभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो अधिक जनसंख्या का होना अभिशाप है या वरदान? अगर उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है अच्छे से तो आर्थिक विकास तीव्र हो जाएंगे, जैसे दक्षिण कोरिया ने किया, चीन ने किया। अपने जनसंख्या को जो जनसंख्या लवांश की स्थिति में थे उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, कौशल दिया, तो तीव्र विकास हुआ उनका। किंतु ज़्यादा होना अभिशाप है और अगर इनका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता तो ये जनसंख्या आपदा बन सकती है। अभी बिहार में NHS-FS जो 5 की रिपोर्ट आई है उसमें बिहार की TFR कितनी है? 3.1। और बिहार के कई सारे नेताओं का बयान आया है कि नहीं, कानून की इसके लिए ज़रूरत नहीं, जी कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। जी तो इस पे कहाँ तक आप ये सहमत है? जैसा कि मैंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री का ही कहना है कि इस पे कानून की जरूरत नहीं। जी इसमें बहुत सुधार हो रहे हैं। TFR में बहुत सुधार हुआ है, पहले 3.4 था, 3.1 है। तो मुझे लगता है कि महिला शिक्षा, पुरुषों को भी दायित्व समझना चाहिए और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कानून की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता। तो क्या उत्तर प्रदेश ने या असम ने और भी राज्यों ने जो कानून बनाए हैं, इवन गुजरात में भी बनाने की चर्चा हो रही है, तो ये कानून या गलत है कानून? कानून को तो मैं गलत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा व्यू है कि दंड की आवश्यकता अभी भारत में नहीं, क्योंकि कई रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि खुद ब खुद हो रहे हैं स्थिर और होंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कुछ जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कुछ उसका कन्वेंशन, उसके बारे में कुछ जानकारी है? सर में आजकल हरियाली मिशन योजना जो है बिहार की चर्चित है, नीतीश सरकार का काफ़ी ग्रीन प्रोजेक्ट है। जी कब उसकी शुरुआत हुई थी? सॉरी सर, एग्जैक्ट मैं ईयर नहीं बता पाऊंगा। क्लाउड, आपका BCA है, कंप्यूटर फील्ड से आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड ही नाम क्यों दिया गया? जैसे और कोई नाम जैसे सन हो सकता था, मून हो सकता था। जैसे बादल एक जगह एकत्रित रहते हैं और वो बाष्प अवशोषण करते हैं, तो ये डाटा भी एक जगह एकत्रित है और बहुत जगह से डाटा आते हैं, इसलिए मुझे लगता है क्लाउड। अच्छा, मैं सबकी बात को आगे बताना चाहता हूँ। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही थी, तो ये डाटा का सेंट्रलाइजेशन होता है, डेटा का डिसेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पर। मतलब कहने का कि एक जगह सारा डेटा रखा जाता है या डाटा अलग अलग रखा जाता है? क्लाउड में एक जगह रखा जाता है। जैसे जितने लोगों का डेटा होगा जी पूरे इंडिया में, तो कहीं एक जगह रखा जाएगा या अलग अलग उसको बना करके रखा जाएगा? डेटा सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न यूजर को डेटा को एक साथ रखा जाता है, लेकिन डेटा सेंटर अलग अलग होते हैं। डेटा सेंटर जी किस तरह? और ये कोरोना वायरस, ये क्या अभी कोविड-19 ये है, ये क्या अभी 2019 में ही आया था कि पहले भी आया था? पहले भी आया। कब? मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, एग्जैक्ट डेट।
बेहतर प्रशासक के कोई गुण, 3 गुण बताइए बेहतर प्रशासक। निष्पक्षता, भेदभाव रहित निर्णय लेना, लीडरशिप। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे हम ये माने कि आप निष्पक्ष हैं। कोई एग्जाम्पल आप अपने जीवन में बताइए। बहुत पहले की बात है सर, गांव में जब सरस्वती पूजा होती थी तो हम लोग बैटरी लाते थे भाड़े पे सिनेमा देखने के लिए। सरस्वती पूजा में सिनेमा देखते थे? वो एक साल में एक ही बार होता था कि हम तो लोग मतलब एक ही बार सिनेमा देखना, पूजा के नाम पर सिनेमा देखना। जी, रात में जी। तो मैं और मेरे चाचा लाए थे, और तो बैटरी सही चली, 4 मूवी का गारंटी रहता था, चले। जब वहाँ गए बैटरी वापस करने तो मेरे चाचा जी ने कहा कि बैटरी चली ही नहीं। तो मैंने बोल दिया कि 5 मूवी चली है। तो मुझे लगता है कि मेरे को चाचा फिर आने वक्त डांटे भी कि झूठ नहीं बोल सकता था। नहीं तो ये तो सही बोला आपने। जी, सत्य बोलना और निष्पक्ष होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सत्य का एग्जाम्पल है जी। कि आप सत्य बोल रहे हैं। जी निष्पक्ष होने का मतलब, निष्पक्ष होने का आपने कहा ना कि मेरे अंदर निष्पक्षता है। जी। तो निष्पक्षता का मतलब होता है मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। तो यहाँ पर तो आपने किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी का है क्या कोई पक्ष किया या किसी का पक्षपात तो नहीं किया, ऐसा तो कुछ यहाँ पर है नहीं। कोई और कॉल नहीं कर पाता। लीडरशिप की आपने बात की थी, तो लीडरशिप का कोई एग्जाम्पल बताइए, कैसे मान लो कि आप लीडर हैं। मैं स्कूल में मॉनिटर रह चुका हूँ और उसे अच्छे से संचालित करता था क्लास को। अच्छा, मुझे लगता है वहीं से लीडरशिप गुण विकसित हुए। तो आप लीडर हैं या प्रशासक हैं, ये जरा बताइए। आप बनना क्या चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं प्रशासक? प्रशासक ये गुण है कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाए। नहीं तो वो तो आपके जो हमारे आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी एक लीडर हैं, लेकिन वो प्रशासक तो नहीं है। जी, मैं प्रशासक बन के लीडरशिप की भूमिका निभाना चाहता हूँ। मतलब प्रशासक बन के, अधिकारी बन के नेतागिरी करेंगे? जी नहीं, जो प्रशासक गुण होते हैं, मैं वहाँ का मेन रहूँगा तो लीडर की भूमिका तो निभानी ही पड़ेगी, तो किसी विभाग को मैं हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लिया। लीडर और प्रशासक में क्या अंतर होता है? नेतृत्वकर्ता और प्रशासक में क्या अंतर होता है? प्रशासक कई कार्यों का निर्वहन करते हैं कि जैसे निगरानी रखना, समन्वय करना, और लीडरशिप नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं कई मामलों में। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो, जैसे कि कहीं दंगा हो गया तो वहाँ पे नेतृत्वकर्ता की भूमिका रहते हैं, सबको मैनेज करते हैं अच्छे से। ठीक है, ये सब ये सहकारिता राज्य सूची में है, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची? ये राज्य सूची में है। तो सहकारिता मंत्रालय भी केंद्र स्तर पर बना है, ये क्यों हो रहा है? एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए, और 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 के बी में इसे डाला गया था। तो वहाँ पे दोनों मिलकर काम करने की बात की गई थी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे इसमें। तो पहले इतने दिन तक क्यों नहीं बनाया गया कि इसी प्रधानमंत्री के काल में बनाया गया? पहले कृषि मंत्रालय के साथ ये काम कर रहा था, और ये अलग से इसकी महत्ता को समझते हुए अलग से बनाया गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया गुजरात में, बिहार में ही, इसलिए मुझे लगता है कि इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रयास किया जा रहा है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके पक्ष में समर्थन आप करना चाहेंगे उसका, कि उस आंदोलन जो चल रहा है उसको रोक देना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध का तो सबका अधिकार होता है, और अगर उन्हें कुछ कमियां लग रही है कानून में तो बैठ के बात करना चाहिए, और सरकार को जागरूक करना चाहिए किसानों को, ये कानून आपके हितों में ही लाया गया है। तो
आलो वो विरोध करना तो कोई बात नहीं लोकतंत्र में है, लेकिन तो ये समस्या रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही? फॉल्ट किसका है? सरकार का, किसान संगठनों का? मुझे लगता है दोनों का सरकार समझा नहीं पा रही है इनके फायदों को, और किसान हठपूर्वक अड़े हुए हैं कि सीधे कानून खारिज करो। ये मुझे लगता है दोनों का कुछ ना कुछ फॉल्ट है। मध्यकालीन भारत में हिंदी के कुछ वैसे साहित्यकारों का नाम बताइए जो मुस्लिम हो। अमीर खुसरो, खास करके मुगल साम्राज्य के थे, उनका हिंदी के विकास में सराहनीय योगदान। कवि हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। रहीम थे मुगल का। और सॉरी सर, और तो ध्यान नहीं है। नालंदा से जुड़े हुए जी, कुछ बौद्ध विद्वानों का नाम बताइए जो काफी चर्चित रहे, जिनका बौद्ध धर्म के महायान शाखा को बढ़ाने में योगदान। नालंदा में रह के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके प्रचार प्रसार में काम, खास करके उसके दर्शन में उन्होंने योगदान दिया। शीलभद्र थे, सारिपुत्र थे, और अगर नालंदा में रह के प्रचार और प्रसार करने की बात है तो बौद्ध दर्शन पे जिनका वर्क है, काम। दूसरे देश का जैसे हैंडसंग आए तो वो भी तो नहीं, हिंसा नहीं। बौद्ध दर्शन में जैसे विज्ञानवाद है, योगाचार है, ये सब चीज़ों का, तो बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने नालंदा में रह करके जी, शिक्षा पाई यस, और शिक्षा पाकर के बौद्ध के दर्शन में उनका, हिंसा तो एक यात्री के रूप में है, जी, दर्शन में उनका कोई बहुत योगदान नहीं। जी। बौद्ध दर्शन को बताने वाले लोगों का नाम? एक नागार्जुन याद आ रहा है। ठीक है सर, इनका चलिए